गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। मतलब असेसमेंट मतलब आकलन, एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट और मूल्यांकन पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लाता हूँ जो आपका टाइम वेस्ट करे, जो इम्पोर्टेंट ना हो, जिससे क्वेश्चन ना आए, ऐसा मैं कोई भी टॉपिक नहीं लाता हूँ आपके सामने। ये जो टॉपिक है इससे आपको साइकोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, या कह लीजिए ईवीएस तक में आपको इसकी पेडागोजी देखने को मिल सकती है। मतलब पेपर में 2 से 3 मार्क्स आने ही आने हैं, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम ध्यान से करेंगे, डिटेल में करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा आपको कहीं और से नहीं करना है। जो हम बता दें, जितना बस बता दें, आपको उतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आज के बाद आपको असेसमेंट और एवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन के सारे डाउट एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि असेसमेंट और एवोल्यूशन का पहला पर्पज़ आपको देखना है कि किस लिए होता है। ये पर्पज़ आपको याद रखना है कि ये पर्पज़ होता है फीडबैक के लिए। ये फीडबैक देता है कि क्या खामियां हैं बच्चे में, क्या वो कमी किस चीज़ में है, किस चीज़ में उसको दिक्कत है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ताकि जो उसकी लर्निंग हो वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उसकी लर्निंग को। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो असेसमेंट का जैसे कि क्या काम। अब जैसे असेसमेंट है, असेसमेंट क्या, आकलन। मतलब क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी जानकारी इकट्ठा करता है। इन्फॉर्मेशन इसको कलेक्ट करता है किसी स्टूडेंट के बारे में, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है किसी के बारे में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लर्निंग में उसके सुधार करता है। जब उसकी खामियां, उसके सारी जानकारी इकट्ठा करेगा कि उसकी कमी क्या है, कहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे उसका वीक पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी कमियां भी सुधारेगा। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या ये सब्जेक्ट आपका ईवीएस में आपको अपने आप पढ़ना है, ईवीएस आपका वीक चल रहा है, या आपसे कह दें कि इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, या आपको बता दें कि सीडीपी में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, या अभी तक हो चुका है, तो ये क्या बता रहे हैं, आपके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। और इस जानकारी से हमको क्या निकल के आ रहा है कि अभी ईवीएस की क्लास हमने नहीं चलाई है, तो ईवीएस में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ईवीएस पे फोकस करा दें, आपका इंग्लिश में फोकस करा दें, आपका इंग्लिश में। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी लर्निंग में सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ होती है। जो आपको और जो ध्यान में रखना है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, याद कुछ नहीं करना है, बस समझना ऐसे है कि वो हरदम के लिए दिमाग में आपके छप जाए। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, मतलब निरंतर प्रोसेस कैसे है। क्योंकि जब कोई टीचर है, जब वो स्टूडेंट, एक क्लास के स्टूडेंट को समझा रहा है, असेसमेंट कर रहा है, तो वो पूरे टाइम करेगा। जब ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे के लिए ही करेगा। अगर वो क्लास नहीं भी ले रहा है, या ग्राउंड में अगर बच्चों को के साथ मतलब उनको ग्राउंड एक्टिविटी करवा रहा है, तब भी वो असेस कर रहा है। क्लास में है तब भी असेस कर रहा है। पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही तब भी असेस कर रहा है। वो स्टाफ रूम में बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं, तब भी वो बच्चों को उनकी कमी बता सकता है। मतलब कि देख सकता है कि इसमें क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या कमज़ोर पॉइंट है। तो क्या है, ये एक निरंतर प्रोसेस है, मतलब लगातार। बस ऐसे ध्यान रखिए कि लगातार, क्योंकि आप, बच्चा स्कूल में है और टीचर स्कूल में है, तो पूरे टाइम ऐसा तो है नहीं कि क्लास में शैतानी ना करे, बाद में शैतानी करेगा तो उसको टीचर डांटेगा, तो मतलब एसेस करेगा। वैसे ही उसको लगातार पूरे टाइम टीचर डांट सकता है, एसेस कर सकता है। मतलब डांटना नहीं है, सॉरी, डांटना तो गलत वर्ड है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे टाइम उसको एसेस कर सकता है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि हम अपने ही पीरियड में उसको एसेस करेंगे। उसका क्लास टीचर है, कोई भी टीचर है, बच्चा स्कूल में है या स्कूल में नहीं भी है, या उसको बाहर मिल रहा है, कहीं पार्टी में टीचर मिल गया, तब भी टीचर उसको ये चीज़ बता सकता है, उसको नोटिस कर सकता है, उसकी कमी नहीं। इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूस, निरंतर चलता रहता है। और जो ध्यान रखना है वो ये एक शॉर्ट प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। बल्कि एवोल्यूशन जो होता है, जिसे कहते हैं हम क्या, मूल्यांकन, वो डिटेल प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और ये शॉर्ट प्रोसेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा शॉर्ट प्रोसेस है, एसेस कर रहा है। मतलब हमने कुछ
कमी देखी, कुछ वो किया, हमने इसको सुधारा, हम आगे बढ़ गए, तो हमारे शॉर्ट प्रोसेस है। लर्निंग सुधार हमने बता दिया कैसे होगा, ये भी आपको बता दिया कि कंटिन्यूस है, और ये भी आपको बता दिया कि शॉर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट में अगर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि असेसमेंट हमने आपको हरदम बताया FAS है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव आपको क्या बताया, हमने हरदम बताया जहाँ भी फॉर्मेटिव दिख जाए ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक आपको बता दिया मैंने, ट्रिक ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ बेस्ट असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को हम अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि समेटिव, सम मतलब जोड़ रहा है, मतलब कि सारे क्लासेस को जोड़ के लास्ट में जो एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है उसमें रिज़ल्ट दे रहा है। मतलब कि हाफ ईयरली में एनुअल एग्ज़ाम, तो जो एंड में रिज़ल्ट हो रहा है, एंड में एग्ज़ाम हो रहा है, तब ये रिज़ल्ट दे रहा है। मतलब सबको, सारी क्लासेस को सम अप करके, क्या क्या पढ़ा है उसको सब कुछ सम अप करके, सम करके एंड में रिज़ल्ट दे रहा है। इसलिए बेकार है, क्योंकि जब लास्ट में स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, वो जब लास्ट में हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम फेल हो गया तो वो फेल ही हो गया। फिर उसमें क्या सुधार कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उसके हाथ से निकल गया समय। तो क्या हो गया, समेटिव असेसमेंट। इसलिए समेटिव असेसमेंट को हम क्रॉस करेंगे। समेटिव असेसमेंट इज़ नॉट अ गुड टेक्निक टू असेस द स्टूडेंट। हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग प्रोसेस होता है। मतलब जब जब शिक्षण का कार्य चल रहा होता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है, जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, तभी वो आकलन कर लेता है। उससे कोई ओपन एंड, देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन हमने बताया, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब इसमें आंसर एक ही होगा, यस नो में होगा। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? क्लोज एंडेड। सीधा ट्रिक ये होती है कि पूरा वर्ल्ड के पास वही एक आंसर होगा कि PM कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या है, सबके लिए एक है आंसर। तो वो क्या है? क्लोज एंडेड। उसमें कुछ एनालिसिस नहीं करना है, उसमें कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगानी। ओपन एंडेड हमेशा बेस्ट होता है, हमने आपको बता दिया है। ओपन एंडेड में क्या है कि ये पूछ सकते हैं कि मतलब ओपन एंडेड कैसे क्वेश्चन, मतलब PM अपने देश को स्ट्रांग कैसे बना सकता है। तो जितने लोग होंगे उतनी उनकी सोच होगी, तरह तरह के आंसर होंगे। तो तरह तरह के आंसर, वैरायटी ऑफ आंसर, अलग अलग लोग की अलग अलग सोच, ये जब निकल के आता है तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें कोई एक आंसर नहीं, सब एक ही आंसर दे रहे हैं कि अपने देश को ऐसे इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ केयर ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबके अलग अलग कहना है। कोई आपका कुछ एजुकेशन के बारे में बात करेगा, कोई हेल्थ के में कहेगा, कोई कहेगा एजुकेशन सही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही है 2020, कोई कहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं सही है, उसके ये ड्रॉबैक्स हैं। तो क्या ये ओपन एंडेड है, मतलब ओपन है, बॉक्स जो है वो ओपन है। ये ट्रिक, ये मल्टी आंसर्स होंगे। क्लोज एंडेड में क्या है? बॉक्स बंद है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पता है, नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब बंद, आंसर बंद है उसका। सबके लिए एक आंसर होगा, इसमें सबके लिए अलग अलग। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। नोट करते चलिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और क्या हमने बताया, हरदम कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग दिख जाए, कहीं ओपन एंडेड दिख जाए, तो हमेशा ये आप इसको या तो आंसर बना लीजिए, और या तो ये सोच लीजिए कि ये आंसर गलत नहीं हो सकता है। इसको हम कंसीडर करेंगे अगले ऑप्शन से, इसको हम गलत कभी नहीं मानेंगे। ये हरदम बेस्ट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट, ओपन एंडेड बेस्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ट। और क्या अवॉइड करना है? अवॉइड जो जो करना है, समेटिव असेसमेंट अवॉइड कर देना है। किसी चीज़ का टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है, मार्क्स हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, अवॉइड कर देना है। कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बच्चे को 6 महीना पढ़ाया जाता है, टीचर टीचर स्टूडेंट्स फॉर 6 मंथ्स एंड देन ही और शी टेक्स हिज और हर टेस्ट। तो मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उसका टेस्ट लिया जा रहा है। कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद जो भी टेस्ट लिया जाएगा वो क्या होगा? बेकार होगा। क्योंकि 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद अब टेस्ट लोगे तो उसका तो उतना बेकार हो गया, उसने तो सीखा ही नहीं। इसीलिए हम ड्यूरिंग करेंगे, मतलब जब शिक्षण का कार्य चल रहा होगा, जब पढ़ा रहे होंगे तभी हम उसको जानकारी दे देंगे, तभी हम जान लेंगे कि अच्छा इसको असेसमेंट और एवोल्यूशन में समझ में नहीं आ रहा है, तो हम असेसमेंट और एवोल्यूशन की टॉपिक में तुरंत उसको फोर्स नहीं करेंगे, मतलब तुरंत उसको समझाएंगे अलग तरीके से। अब हमने आपको असेसमेंट और लर्निंग समझा दिया,
आपने समझ लिया, हमने फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम आया और आपने एग्ज़ाम में गलत कर दिया, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बेकार हो गया आपके लिए। लेकिन अगर अभी हम आपको पकड़ लेंगे, अभी हम आप जान लेंगे, आप समझ रहे हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 करा देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए हम डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी और घुमा के आएगा, तो आपको याद रख फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मतलब जब टीचर पढ़ा रहा होगा उसी दौरान जांच करता रहेगा कि आ रहा है बच्चे को समझ में कि नहीं। कैसे कैसे करेगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेगा उससे, उससे डिस्कशन करेगा, डायलॉग करेगा जो हमने बताया था, क्विज़ करेगा, ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक होती है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन से पूछ सकता है कि इस ये सब टेक्निक कर रहा है तो वो कौन सी असेसमेंट कर रहा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का। समेटिव में क्या होगा? एकदम एंड में, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो ये सब क्या है, किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद चेक हो रहा है, और इसीलिए इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, और ये बेकार है। ये हम इसको अपने आंसर में अवॉइड करते हुए चलेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर इज़ द कीवर्ड, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अब जो हमको ध्यान रखना है या याद रखना दिमाग में, वो क्या हमको अब जो याद रखना है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है। बाकी ये ओपन एंडेड, डिस्कशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सारी जितनी अच्छी चीज़ें होती है सब इसमें उठा के रख लीजिएगा, ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, मतलब सीखने के लिए आकलन हो रहा है, सीखने के लिए आकलन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीन होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। पूछ लेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ओपन एंडेड क्वेश्चन किस में आता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। कौन सा बेस्ट होता है, असेसमेंट फॉर या असेसमेंट ऑफ लर्निंग? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ द बेस्ट। ठीक है, अभी हम ट्रिक बता देंगे कैसे आपको याद करना है। इसके अलावा आपको जैसे पूछ लेगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज़ डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ड्यूरिंग की बात कर रहा है, मतलब पढ़ाते वक्त जब पढ़ा रहा है उसी टाइम पे कौन सा असेसमेंट होता है? ऑप्शन में ये तीनों दिया रहेगा, तो क्या होगा? फॉर लर्निंग, मतलब असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही कहते हैं। तो ये क्या ड्यूरिंग था, तो ये भी ड्यूरिंग हो जाएगा। अब ट्रिक आपको देखिए बता देते हैं कैसे। ट्रिक ये है, फॉर्मेटिव का एफ, फॉर्मेटिव का एफ, ये देखिए, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो तीन कीवर्ड हैं, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। तो एफ का एफ मिल गया आपको, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि इसमें देखिए ओ मिल गया, इसमें ए मिल गया, एफ मिला किसी में, एफ किस में मिला? इसमें मिला, और एफ किस में है? फॉर्मेटिव के एफ में है। ये हो गया आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में लिख देते हैं, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का एफ मिल गया, और असेसमेंट फॉर लर्निंग का एफ मिल गया। तीन ही होते हैं ना, मतलब ये फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। तो हमको किसी में एफ मिला, किसी में एक ही में है एफ, तो ये वाला असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। सिमिलरली देखिए इधर, इसको क्या कहेंगे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक, इसमें फॉर्मेटिव का एफ मिल गया, इसमें असेसमेंट का एफ मिल गया, असेसमेंट फॉर का। ठीक है, अब इसमें देखिए समेटिव ट्रिक क्या है? ऑफ, मतलब ज़ीरो, ज़ीरो जैसा बना हुआ, ऑफ लर्निंग ज़ीरो, मतलब अगर हमको क्या करना है, इस प्रोसेस को काटना है समेटिव असेसमेंट को, मतलब हाफ ईयरली, मिड टर्म एग्ज़ाम, या हम इसमें बात करते हैं एनुअल एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें स्टूडेंट फेल हो गया, 0 मार्क्स आ गए, तो इसलिए इसको हम बेकार मानते हैं कि उसका साल तो बेकार हो गया, वो तो फेल हो गया, क्लास रिपीट करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये चीज़ उसकी क्या हो गई? ज़ीरो, तो बस ख़राब है इसलिए ज़ीरो। तो फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, तो देखिए फॉर का फॉर्मेटिव बता दी ट्रिक, ये देखिए ज़ीरो लिखा है, ओ मतलब ज़ीरो समझ लीजिए। समेटिव में एंड में मार्क्स अगर वो ज़ीरो पाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी टीचिंग ख़राब हो जाएगी। समेटिव को हमको 0 मार्क्स, मतलब समेटिव मतलब ज़ीरो, इसको अवॉइड करना है। तो समेटिव ऑफ का ये
ओ मिल गया आपको, तो ये हो गया आपका समेटिव लर्निंग, ये हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये हो गया समेटिव असेसमेंट। और एज लर्निंग क्या हो गया आपका जो बचा, एज मतलब सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, इसमें खुद खुद कर रहा है असेस, या फिर अपने ग्रुप बना के असेस कर रहा है, या बच्चों से आपस में ही ग्रुपिंग में कर दिया कि तुम मेरे क्वेश्चन चेक करो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तुम मेरे आंसर चेक करो, मैं तुम्हारे आंसर चेक कर रहा हूँ। इस टाइप की जो असेसमेंट होता है उनको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। एक मैं टेबुलर फॉर्म दे दूंगा इसका भी आपको, उसमें आपको तीनों देख लेना है, क्वेश्चन उससे भी बनता है। तो ये क्लियर हो गया फॉर्मेटिव समेटिव। फॉर्मेटिव का एफ, इसी को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब एफ। समेटिव मतलब हमको अवॉइड करना है एनुअल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, जिसमें कि एंड में एग्ज़ाम होता है 0 मार्क्स पा गया फेल हो जाएगा, इसलिए तो उसका साल बेकार हो सकता है, इसलिए ये समेटिव को हम क्या करेंगे अवॉइड, मतलब 0, इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ओ मतलब 0, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। और असेसमेंट एज लर्निंग एज सेल्फ, एस आ रहा है, एस से आपका ये हो गया सेल्फ। देखिए ये अपना कर रहा है लर्निंग, ग्रुप में कर रहा है, एक दूसरे का आंसर चेक कर रहे हैं, आपसी में असेसमेंट कर रहे हैं, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन पे, मूल्यांकन पे। ये क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल होता है। जैसे उसमें क्या था, असेसमेंट शॉर्ट, संक्षिप्त प्रक्रिया थी। ये देखिए आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि ये एक शॉर्ट प्रक्रिया है। ये देखिए ये हम आपको यहाँ देखिए दिखा रखे हैं, असेसमेंट इज़ अ शॉर्ट प्रोसेस। ये शॉर्ट प्रोसेस देखिए लिखा है कि असेसमेंट जो है हमारी शॉर्ट प्रोसेस होगी, उसी जगह एवोल्यूशन जो है डिटेल या थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी ये एवोल्यूशन वाली। अब इसमें जो देखना है वो ये है कि देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत, मतलब क्वालिटी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मात्रात्मक जो मात्रा बताए, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, एग्जाम्पल 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 100%, 10%, 20%, किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहे हैं मात्रात्मक। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बता रहे कि A1 ग्रेड है, A ग्रेड है, A+ ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है। तो ये एवोल्यूशन क्या होता है, जाहिर सी बात है मूल्यांकन किया जा रहा है ना उसका एंड में, कि भैया हमने इस चीज़ का मूल्यांकन किया, इसका ये रिज़ल्ट है, तो वो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बताएगा ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके साथ अगर आप देखिए तो इसका काम क्या है, लर्नर्स को मतलब सीखने में प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो क्लियर की बात है कि लर्नर को सीखने की प्रोसेस में हेल्प करेगा, क्लियर बात है। उसको असेसमेंट, उसका मतलब मूल्यांकन किया जाएगा तो उसको पता चलेगा वीकनेस, उसको पता चलेगा कि कहाँ वो लैग कर रहा है, कैसे वो अपने आप को बाउंस बैक कर सकता है। तो क्या है, सीखने में मदद कर रहा है, तो कॉमन चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा आपको ध्यान नहीं रखना है। अभी देखिए वही चीज़ आपको जो बताया था कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसने क्या बोला था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये देखिए फॉर एफ, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग बेस्ट है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको दिख रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब फॉर्मेटिव का एफ और उधर असेसमेंट फॉर लर्निंग का एफ, तो क्या हो गया फॉर। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहीं लिखा है, फॉर्मेटिव लिखा है, तो वो हमारा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए फॉर इज द बेस्ट आंसर, ये हो गया। अब देखिए टूल्स होते हैं, टूल्स ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा इससे। अब जैसे इसमें रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा, रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है एनेक्डोटल, दूसरा होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, मतलब इसमें अब ये समझिए कि दिनचर्या के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, ये देखिए डे टू डे वाइज इंफॉर्मेशन डेटा स्टूडेंट के बारे में कलेक्ट किया जा सकता है, किया जाता है। A to Z सारी जानकारी जितनी भी होगी, जितनी A to Z जानकारी, पहले दिन से वो क्या कर रहा है, किस लेवल का आया था, क्या ग्रोथ हुई, क्या कर रहा है ग्राउंड में, इंटरवल में, क्विज़ में, एक्टिविटी में, डिबेट में, मतलब ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ये डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड, डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड। कहीं क्वेश्चन में आ जाए डे टू डे बेसिस पे टीचर किसी का एवोल्यूशन कर रहा है, तो कौन सा टूल होगा, चारों पांचों लिखे होंगे, तो आपको क्या आंसर देना है, एनेक्डोटल होगा। जैसे एटीट्यूड क्या है उसका,
ठीक है, स्किल क्या है भी, मतलब सब कुछ ए टू जेड सारी बातें। मोस्टली बात किसकी करेगा, पढ़ाई से अलग चीज़ों की। अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा तो किस में आ जाएगा, क्यूमुलेटिव में, जैसे कि एकेडमिक, जैसे कि उसका अचीवमेंट्स। ठीक है, ये सब बात करेगा तो क्यूमुलेटिव में, जैसे कि अटेंडेंस, इसमें एकेडमिक की बात करेगा आपकी मोस्टली। अचीवमेंट क्या है, एकेडमिक्स क्या है, स्कोर क्या है, क्लास में स्कोर क्या था, एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस रही है, वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, ये सब क्या है क्यूमुलेटिव में आ जाएगा। सारे रिकॉर्ड क्लास से रिलेटेड, उसके एकेडमिक से रिलेटेड, बस कीवर्ड क्या है, सी ए याद रखिए, क्लास और एकेडमिक से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें क्लास और एकेडमिक में ही, पढ़ाई में ही मिलती हैं आपको। इधर क्या है, इधर सारी चीज़, सारी चीज़ मतलब ये भी आता है, लेकिन बेसिकली अगर कहीं एकेडमिक वगैरह लिखा होगा तो आप इस पे चले जाएंगे। बाकी चीज़ में आप क्या है, सारा जितनी दुनिया भर की एटीट्यूड, स्किल, बिहेवियर और उसका टेम्परामेंट और उसकी मतलब जितनी चीज़ें हैं, मतलब कि क्या उसकी अडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, कैसा नेचर है, कैसा पीयर ग्रुप में उसका परफॉर्मेंस है, अडेप्टेबिलिटी, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी एनेक्डोटल में। एनेक्डोटल में अगर कहीं एकेडमिक, क्लासरूम, अचीवमेंट ऐसी बात आएगी, क्यूमुलेटिव में आ जाएगी। ये दो टूल्स हो गए। रेटिंग स्केल, कुछ कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं आपको याद करना है। जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि मूवीज़ जाते हैं, मूवी देखने के बाद रेटिंग करना होता है, या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं तो उसमें रेटिंग करना होता है 10 में, वैसे ही 10 की स्केल में इसको रेटिंग करना होता है। आपने कितने दिए, 8 दिए, 9 दिए, 8 दिए, कैसे कितने दिए, वो रेटिंग होती है इसमें। और इसमें कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। पहली चीज़ फाइल बनती है इसमें। दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है, फाइल किस लिए बनती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि मॉडलिंग में पोर्टफोलियो बनती है। ठीक है, जैसे खटुआ समझ रहे होंगे कि यहाँ पे खटुआ की बात हो रही है, मतलब उसकी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की। तो जैसे मॉडलिंग है तो मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनता है, सारे रिकॉर्ड किसी ड्यूरेशन, ध्यान क्या रखना है कि किसी निश्चित समय तक के लिए बनता है, इसमें निश्चित समय की बात होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बात हुआ कि 2022, 2023, 2022, 2023 तक का ये रिकॉर्ड है इसका स्टूडेंट का, या 2020 से लेकर 2021 के बीच ये परफॉर्मेंस, ये रिकॉर्ड, ये एटीट्यूड, ये टेम्परामेंट, ये अडेप्टेबिलिटी, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, मार्क्स, स्कोर, ग्रेड। दो चीज़ याद रखना है, एक तो फाइल होती है, दूसरी क्या होती है, ड्यूरेशन, निश्चित समय के लिए होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। निश्चित समय के लिए, टेन्योर के लिए जो बनता है उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। वीकनेस लिखी होगी, प्रोग्रेस लिखी होगी, अचीवमेंट लिखी होगी, क्या पाया उसने। और खासकर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक उसका परिदृश्य क्या है, मतलब सामाजिक, सोशल, कल्चरल, फैमिली, इकोनॉमिक, दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ ए टू जेड उसमें लिखा होगा। पोर्टफोलियो मतलब समझ लो उसका ऑल इन वन, सब कुछ। मतलब सामाजिक उसकी कैसी है, समाज में कैसा है, कल्चर कैसा है उसका, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कैसा है, और घर के जो मतलब एजुकेशन सिस्टम घर का क्या है, कौन कितना पढ़ा है, पेरेंट्स कितने पढ़े हैं, ठीक है, उसकी वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में आगे जैसे मॉडलिंग वगैरह के लिए बनता है। बात करते हैं रूबिक्स की। रूबिक्स में जो ध्यान रखना है, क्या रखना है, ओरल, रिटन, विजुअल। क्वेश्चन आ चुका है विजुअल का कि डिटॉल सॉरी रिकॉर्ड्स जो होते हैं सभी फॉर्म में, चाहे वो ओरल, मौखिक, लिखित या फिर दृश्य, तीनों फॉर्म में, मौखिक, लिखित, दृश्य, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। उसका हर एक चीज़ का हर एक टाइप से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, अचीवमेंट्स के लेके चाहे जो भी उसकी कमी है, सब कुछ तीनों फॉर्म में। कहीं पूछ ले दृश्य के, दृश्य मतलब विजुअल्स में रखे गए हैं, क्या है, रूबिक्स कहेंगे। ओरल, रिटन या विजुअल्स के माध्यम से उसके रिकॉर्ड जो रखे जा रहे हैं, क्या होगा, रूबिक्स कहलाएगा। चेकलिस्ट, वेरी इजी। कहीं कोई, जैसे कि कोई ग्रेड कार्ड तैयार हुआ स्टूडेंट का, उसमें पूछा गया कि इसका डिसिप्लिन कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, अच्छा है या बुरा, यस या नो, तो क्या है, मोस्टली यस नो में आंसर होता है। डिसिप्लिन कैसा है, अच्छा है, यस। टेम्परामेंट कैसा है, यस। और मतलब कैसा है, मतलब एंग्री नेचर, एंग्री है, क्या है, नो। ठीक है, टेम्परामेंट कैसा है, मतलब अच्छा है। एकेडमिक्स कैसा है, अच्छा है। या फिर जैसे कहीं जर्नी हम लोग जाते हैं, कोई टूर प्लान करते हैं तो चेकलिस्ट बनाते हैं, क्लोज रख लिया है कि नहीं, यस। ठीक है, मोबाइल फ़ोन रखा है,
चार्जर रखा है कि नहीं, तो जैसे नहीं रखा तो नो। टिकट्स बुक हो गए कि नहीं, यस। कैब बुक हुई कि नहीं, वहाँ के होटल बुक हुए कि नहीं, क्या हो गया, नो, क्रॉस। तो ये चेकलिस्ट होती है। आइए इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आ चुके हैं इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारी चीज़ मैंने आपको लिखवा दिया है। इसके अलावा आपको कहीं भी 1% भी दिमाग नहीं वेस्ट लगाना है, ना टाइम वेस्ट करना है। सीधा इतना पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ढूंढिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, ट्रिक्स वाली वीडियोस देख के जाइए। असेसमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में ढूंढ के पकड़िए और उसको उड़ा दीजिए एक ही बार में। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स असेसमेंट, टूल्स ऑफ असेसमेंट। देखिए हमने क्या बताया, टूल्स ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट फेसिंग एंजाइटी। फॉर्मेटिव सेशन आपको बता रहे, जहाँ कहीं भी आंसर होगा आपका आंसर ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो डी किस में है, डी आपको इसमें है। डी 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 दे के ऑप्शन मार दिए धार से, बी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। और डी और बी कैसे है, कोऑपरेटिव लर्निंग, हरदम बताएंगे कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, पीयर ग्रुप हो गया है, साथियों के साथ सीख रहा है जिसमें, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, ये सब हमेशा आपके आंसर होंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार नहीं बताना पड़े। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉर्मेटिव तो होगा ही होगा, कोऑपरेटिव मिल गया, दोनों सही। बी एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन, देयरफॉर सेकंड इज़ द राइट आंसर। द पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है, to motivate children to study under threat, to identify children as slow, bright and problematic, to provide credible feedback। ये देखिए असेसमेंट का माध्यम क्या है। आप देखिए पहले कुछ भी पूछ रहा है, बकवास पूछने दीजिए, आप हमारी ट्रिक्स पे जाइए और आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, उन ऑप्शंस को हटाइए और अपने गेसिंग वर्क को भी एक्यूरेसी बढ़ा लीजिए कि अगर हमको नहीं भी आ रहा है तो हम ऑप्शन घटा के एलिमिनेट करके ट्रिक्स से हम ख़त्म कर दें। इनकरेज तक सही जा रहा है, क्लास कॉम्पिटिशन की बात कर दी, ऑप्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन 3 ऑप्शन बच रहे हैं। टू मोटिवेट चिल्ड्रन अंडर थ्रेट, डर से, दबाव से, ख़त्म। देखिए 2 ऑप्शन ऐसे ही बचे, 50-50% चांस यहीं ख़त्म हो गई। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन को स्लो, ब्राइट, देखिए क्या कर रहा है ये, सेग्रीगेट कर रहा है। सेग्रीगेट में क्या, हमको कभी नहीं करना है कि कौन ब्राइट है कौन कमज़ोर है, ये सब तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, मतलब समावेशी शिक्षा पे फोकस करते हैं। तो हम लोग सेग्रीगेट की बात कैसे कर सकते हैं, सेग्रीगेट को नहीं कर सकते, इसलिए कट गया। बचा क्या, ये फीडबैक। अब रही बात, हमने आपको बताया कि असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट करता है फीडबैक। ये देखिए इधर सबसे पहला वर्ड यही हमने आपको बता रखा है कि असेसमेंट का काम क्या होता है, फीडबैक देना। ये देखिए फीडबैक दे रहा है, जाहिर सी बात है असेसमेंट फीडबैक के लिए करा जाता है। नेक्स्ट यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स ईवीएस ऑन ईवीएस प्रोजेक्ट एंड गिव देम क्विक फीडबैक। विच असेसमेंट विल यू चूज़। क्विक फीडबैक के लिए हरदम आप जान लीजिए कि चेकलिस्ट, ये देखिए चेकलिस्ट, ये यस और नो, हाँ या ना, तो क्या है, जाहिर सी बात है क्विक क्विक हुआ ना, तो याद दिमाग में बैठा लीजिए क्विक लिस्ट। चेकलिस्ट स्टेज कोई होगा नहीं भैया, रखा कि नहीं, हाँ प्रिपरेशन चैप्टर 1 प्रिपेयर हुआ कि नहीं, यस। चैप्टर 10 हुआ है कि नहीं, नो। और ईवीएस का फूड वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, यस। एनिमल्स वाला, नो। तो ये तो क्या है, इससे फास्ट कुछ है ही नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, फास्टेस्ट हो गया। Raja and EVS teacher uses as assessment tool that indicates achievements criteria across all components of students work from written to oral to visual। ये रूब्रिक्स में आपको बता चुके हैं, ठीक है। रूब्रिक्स में 3 फॉर्म होते हैं, रिटन, ओरल, विजुअल, ख़त्म काम, आगे देखना ही। एनेक्डोटल में आपको बता चुके हैं, सारा सब कुछ रखा जाता है। चेकलिस्ट में यस नो होता है। अब देखिए अ टीचर फैसिलिटेट सपोर्ट स्टूडेंट टू वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट फॉर ऐसे, ठीक। आप ये देखिए फॉर्मेटिव दिख गया ना, आप ये मान के चलिए कि हमारा 99% तो हमने ऐसे ही सही कर लिया कि यही हमारा होगा। स्टैंडर्डाइज्ड, कहीं भी अगर स्टैंडर्डाइज्ड, हमने आपको अपनी ट्रिक में बता चुका है, इसको बोलते हैं मानकीकरण।
हिंदी में मानकीकरण, कोई डिफिनेट कोई फिक्स पैटर्न पे चलना, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना, इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, उसी को मानकीकरण कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा ऑप्शन को काट के अलग कर दीजिए, कभी सही हो ही नहीं सकता ये आंसर, क्योंकि हरदम हम लोग किस पे फोकस किए हैं, फ्लेक्सिबल। कहीं फ्लेक्सिबल लिखा है तो उसको वो हम गलत नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ लिख लेंगे प्रायोरिटी 1, उसको हम अपने आंसर की प्रायोरिटी में लेके चलेंगे। अगर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो जो हमारी प्रायोरिटी 1 है और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उन दो में हम बेस्ट कंपेयर कर लेंगे और अपना आंसर दे देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण कहीं भी लिखा है तो क्या करना है, ऐसे ऐसे काट देना है, ऐसे ऐसे। समेटिव क्या बताएं, गलत होता है। नॉन रिफंड पढ़ा नहीं है बचा, फॉर्मेटिव इज द आंसर हमेशा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। अच्छा, अभी पूछ रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने आपको क्या बताया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज असेसमेंट, एफ से एफ का फॉर लर्निंग पहली चीज़। दूसरा क्या बताया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और क्या बताया, ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखिए बताई है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ड्यूरिंग प्रोसेस चलता है, आपको बता ही चुके हैं। ओपन एंडेड हो गया, डिस्कशन हो गया, क्विज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, इन सब माध्यम से जो भी करवाया जाता है वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। भैया क्या क्या नहीं, जब भी क्वेश्चन में नॉट लिखा हो तो गलत वाला आंसर आपको देना है, जो आपको ऑप्शन क्या नहीं है पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को। नॉट पूछा है इसने, ये देखिए। तो भैया ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है, हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। प्रोजेक्ट क्या है, हाँ आते हैं, प्रोजेक्ट देंगे तभी तो उसमें सही गलत उसको बताएंगे। ऑब्जर्वेशन, हाँ आते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, क्लास की क्विज़ हो गई, डिबेट हो गई, प्रोजेक्ट हो गया, या कोई रियल लाइफ एक्टिविटीज़ हो गई, डायलॉग्स हो गए। ये सब क्या है, ये क्लास में जो हम जितनी भी चीज़ हम यस करते हैं ऑप्शन में वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रैंकिंग की बात कर दिया, सेग्रीगेशन किसी भी प्रकार से कमज़ोर, मार्क्स की बात कर रहा है तभी तो रैंक देगा, इसलिए ये नहीं होगा, यही आप आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो भैया रैंकिंग ही नहीं है हमारा आंसर, इसलिए रैंकिंग हो गया। ये हमने आपको सारा असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज लर्निंग का हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अभी हम आपको अपने नोट्स का एक दिखा रहे हैं जिसमें कि हमने आपको फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में डिफ्रेंशिएट कराई है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर का क्या है, एफ, यानी ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया आपका, बता चुके हैं अभी जस्ट। किसके किसके बीच होता है, जाहिर सी बात है टीचर स्टूडेंट दोनों के बीच होता है। ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। पूरे साल चला करता है, निरंतर जिसे कहते हैं ना, हमने कॉन्टीन्यूस आपको लिखा नहीं था, कॉन्टीन्यूस होता है, पूरे साल चला करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एंड में होगा, एंड में क्या होता है, समेटिव, ये वाला ओ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब ओ को क्या समझा हमने, ज़ीरो। समेटिव असेसमेंट ये जो कि हमको नहीं कराना ज़ीरो, क्योंकि ये एंड में होता है, ये थ्रू आउट चलता है। ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग बता चुके हैं आपको। क्विज़ हो गया, डिस्कशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें तुरंत कराएगा, तुरंत उसको ये गलती पकड़ने का प्रयास करेगा। ऑफ लर्निंग, ओ मतलब ज़ीरो, मतलब समेटिव, जिसको हमको अवॉइड करना था। सिर्फ टीचर है होता है, सिर्फ टीचर इन्वॉल्व है, कैसे भाई, आप तो एग्ज़ाम दे के चले आए एंड में, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब जो पेन चलेगी वो सिर्फ टीचर की चलेगी, कि आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं 100 में या आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं 100 में, अब सिर्फ टीचर के हाथ में बचा, इसलिए क्या है, सिर्फ टीचर का रोल होता है इसमें, कोई फीडबैक नहीं। अब आप या तो पास ही हो जाओगे या फेल हो जाओगे, फीडबैक वीडबैक देने का टाइम नहीं रहा, जब क्लास में पढ़ा जा रहा था तब आप कहाँ थे, तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, देयरफॉर वी शुड ऑलवेज अवॉइड
summative assessment, because summative assessment means assessment of learning, and O here is considered as 0, and 0 as per my trick means we should avoid something, and we must avoid summative assessment because summative assessment only involves teacher. It means grading, ranking, what we else called it, end term exam, सेमेस्टर एग्ज़ाम। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, प्राइमरी में तो ऐसी सब नहीं होता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम होता है। यहाँ एग्ज़ाम में सीधे जजमेंट होता है कि बेटा तुम पास हो गए अब कि फेल हो गए, इसलिए दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस। असेसमेंट एज लर्निंग आपको पहले ही बता चुके हैं कि एज मतलब सेल्फ की बात कर रहा है। जब सेल्फ कौन बचा, अब तो बचा है स्टूडेंट, वो अपने ही मन से कर रहा है, सेल्फ असेस कर रहा है। पीयर ग्रुप अच्छा प्रोसेस है, खुद कर रहा है, देखिए खुद ही वो सब कुछ होता है। पीयर ग्रुप के साथ कर रहा होता है, भाई तुम मेरा आंसर चेक कर लो, मैं तुम्हारा आंसर चेक कर लेता हूँ। और इसमें एक चीज़ आपको जो और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जो आता है कि किस मेथड में फीडबैक मिलता है, तो फीडबैक किससे मिलता है? फीडबैक मिलता है आपको अमित सर की ट्रिक में। कैसे? आपको क्या बताया, एफ से फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखिए, लिख दिया आपने एफ ए, ये लिख दिया आपने एफ ए, ठीक है, ये आपने लिख दिया एफ ए। एफ का क्या हो गया मतलब? फीडबैक। पकड़ लिया ना आपने यहाँ से देखिए फीडबैक। एफ का क्या मतलब हो गया? फॉर लर्निंग। तो दोनों चीज़ तो आपने खट्टा नहीं पकड़ ली, कुछ याद करना पड़ा? कुछ नहीं याद करना पड़ा। एफ ए लिखा मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, असेसमेंट एज लर्निंग होती है। तो भैया एफ किस में लिखा है? फॉर लर्निंग में एफ आया, तो हमारा ये फॉर्मेटिव में चला गया। फीडबैक किससे मिलता है? एफ मतलब फीडबैक, एफ मतलब फॉर्मेटिव, तो फीडबैक हमको भैया इसमें ही मिलता है। अब भैया देखिए 0 नंबर मिल रहा है मतलब नो, तो क्या है? नो फीडबैक हो गया। 0 नंबर मिल रहा है मतलब मार्किंग, एंड टर्म, मिड टर्म, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, जिसको अवॉइड करना है, इसलिए क्या होगा? समेटिव। समेटिव क्या है? बेकार मेथड है, क्रॉस करना है। अब भैया टीचर के हाँ इसमें देखिए असेसमेंट एज लर्निंग, एज ऐसा आ रहा है ना, सेल्फ आखिरी जो बच रहा है, बच्चे के हाथ में सब कुछ है। भैया फीडबैक दें, अब वो क्या ही अपने आप चेक करे तो अपने आप को क्या ही फीडबैक दे, उसका मर्जी हुआ तो उसने नोट कर लिया कि अच्छा मेरा ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, ये अभी मुझे डाउट है, चैप्टर 10 मेरा ये है इन्वायरमेंट का थीम, इकोसिस्टम, ठीक है, मुझे एनिमल बायोटिक एबॉटिक ये सब चीज़ मेरा कमज़ोर है। उसने कहीं फीडबैक मन हुआ तो उसने लिख लिया, उसकी मर्ज़ी पे, उसकी विल पे, उसकी इंटेंशन पे। नहीं मर्जी हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद का ही मालिक है, खुद ही सब कुछ करता है। तो ऐसे आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ बस एक बार फाइनल टच आपको दे देना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। एफ़ लिखिए साइड में, यहाँ लिखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। एफ़ को ऐसे लिख लीजिए, ये लिख दीजिए कि इसमें ये फीडबैक देता है, एफ़ से फीडबैक, और एफ़ से होता है फॉर, तो क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। दोनों चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। अच्छा प्रोसेस है, तो जब पढ़ा रहा होता है टीचर तभी सिखा देता है ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव मतलब सम कर दिया है, सारे क्लासेस का लास्ट में निचोड़ निकाल लिया कि भैया क्या तुमने सीखा है, ये तुम हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तुम्हारा देखा जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम में तुम्हारा देखा जाएगा, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। ये क्या है? ज़ीरो ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है। ज़ीरो मतलब नो फीडबैक इज़ गिवन इन दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट टूल, नो फीडबैक, ठीक है। बाकी आपको रिकॉर्ड्स एनेक्डोटल हो गया, ठीक है, और आपका रूब्रिक्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, रेटिंग स्केल होगा, ये सारा एक बार आपको और फरमा लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है। जितना मैंने कराया है ये मेरा 19वां वीडियो है। इसके पहले जितना मैंने कराया एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट ख़त्म। आज से आपको असेसमेंट और एवोल्यूशन में कहीं भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स पर रिलाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए। 25 प्लस मार्क्स पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, कहीं नहीं गया आपका, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा।
ऑलमोस्ट सीडीपी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको 25 प्लस मिलेंगे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और लगभग एंडिंग की ओर हूँ। 2-4 वीडियो और ट्राई करके उसको एकदम कंप्लीट करा दूंगा। इसको देखिएगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वेट करते रहिएगा। वीडियो रेगुलर देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो। अगर आपको यूट्यूब और बाकी इन सब चीज़ें पढ़ना है तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा और ना लाइक कीजिएगा। थैंक यू।